प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं सदुल्ला खान हूँ। आज मुख्तलिफ इल्ज़ामात के बुनियाद पर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को चार्जशीट कर दिया गया है। इस सिलसिले में एक प्रेस रिलीज ISPR ने जारी की है जिसमें तफसीलात बताई गई हैं कि उन पर इल्ज़ामात क्या हैं। इस प्रेस रिलीज को अगर हम देखें तो बुनियादी तौर पर 3 इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए गए हैं, एक और या साबित होते हैं। एक तो कहा गया है कि ऑन चार्जेस ऑफ इंगेजिंग इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, वो सियासी एक्टिविटीज़, सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस रहे। और फिर कहा गया है कि वायलेशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, और जाहिर है वो खिलाफ वर्जी हुई है। और साथ ही मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट रिसोर्सेज, अपनी अथॉरिटी का उन्होंने गलत इस्तेमाल किया है। और साथ साथ हमें ये बताया गया है, इस प्रेस रिलीज में 9 मई का जिक्र है और कहा गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद सिर्फ 9 मई के एहतजाज या मामलात में ही मुलव्वस नहीं रहे, बल्कि इसके अलावा भी दीगर जो सरगर्मियाँ थी एहतजाज की, उसमें वो शरीक रहे हैं। अब दीगर सरगर्मियाँ, जो बड़े बड़े इवेंट्स हमें नज़र आते हैं PTI के, वो शायद 25 मई 2022 का एहतजाज हो सकता है, या नवंबर 2022 का एहतजाज हो सकता है, या उसके बाद के 9 मई के बाद के कुछ एहतजाज हो सकते हैं गिरफ्तारी से पहले। किन एक्टिविटीज़ में फैज़ हमीद मुलव्वस रहे हैं? कुछ लोगों का ख्याल है कि काफ़ी शवाहिद जमा होने के बाद ही चार्जशीट किया जा सकता है, उससे पहले चार्जशीट नहीं किया जा सकता। अब तहरीक इंसाफ के ऊपर बतौर पार्टी क्या इसकी इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, और दीगर जो मामलात हैं वो आगे कैसे बढ़ेंगे जनरल फैज़ हमीद से मुतालिक, और उनका कोर्ट मार्शल अगर होता है तो क्या होगा, इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तजज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद। रियासत अली आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर आईन व कानून हैं, और PTI से नईम हैदर पंजोता हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं। लेकिन मसूद साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस सारी सूरत हाल को, जिसमें जनरल फैज़ हमीद के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करना, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होना, और फिर अपनी अथॉरिटी का मिस यूज़ करना, ये कितना संजीदा मामला है? जी हाँ, देखिए, बड़ा संजीदा मामला है। और जिस तरीके से आपने बात की है कि ये आप समझ लें कि फेज 1 जो है ये अब इसमें कंप्लीट हुआ है जब फॉर्मली चार्जशीट किया गया है। और देखें, इससे पहले एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई है, इसके बाद समरी ऑफ एविडेंस रिकॉर्ड होती है, और समरी ऑफ एविडेंस जो रिकॉर्ड होती है वो ओथ पे होती है, और इसमें अक्यूज के पास राइट होता है कि ही कैन क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है। और इसके बाद फिर एक ड्राफ्ट चार्जशीट भी बनती है, फिर फाइनल चार्जशीट बनती है, और चार्जशीट सर्व की जाती है कि आप पे ये इल्जामात है, इस पे अभी आपका ट्रायल होगा। तो जिस तरीके से बताया गया है कि मल्टीपल चार्जेस हैं, लेकिन इसमें जो मेन जो इन्वॉल्वमेंट है वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट है। और जिस तरीके से आपने बात की है, 9 मई के है, 25 मई है, 22 नवंबर के वाकयात हैं, और उसमें भी इनकी इन्वॉल्वमेंट है। और फिर जो पुरतशद्दुद वाकयात हुए 9 मई के वाकये से लिंक करके, तो वो सारी चीजें हैं। तो अब जो उसके बाद जो है फेज 2 होगी, वो होगी प्रोसीडिंग, जब ट्रायल एक्चुअल स्टार्ट होगा। तो वो उसमें अभी कोर्ट का कयाम ऑलरेडी हो चुका होगा। इसमें अभी फिर प्रेसिडेंट और जो मेंबर्स हैं वो इसमें अपना ओथ लेंगे। इसके बाद डिफेंस काउंसिल के लिए उनको हक दिया जाएगा, अपना डिफेंस काउंसिल की तैयारी कर सकते हैं अक्यूज जो भी हैं। और आर्मी की तरफ से एक डिफेंस काउंसिल जो है वो भी मुहैया की जा सकती है, एक डिफेंडिंग ऑफिसर जो होता है वो आर्मी की तरफ से भी प्रोवाइड किया जाता है। और सब्सिक्वेंटली इस पे फिर प्रोसिक्यूशन और जो डिफेंस काउंसिल होगी उनके आपस में बहस होगी, और ये चीजें इसमें चलती जाएंगी। और इसके बाद जाके फिर कंक्लूड कर जब करेंगे तो उसमें फिर दोबारा एक जेक डिपार्टमेंट की इसमें इनपुट शामिल होगी, और इसके बाद जो है फाइनल पनिशमेंट का इसका अनाउंस किया जाएगा। और इस पनिशमेंट में डिपेंड्स ऑन दी चार्जेस जो उन पे एक्चुअल फाइनल होंगे, उसके मुताबिक क्या सजा किस चार्ज के मुताबिक मिलती है। बट ही हैज द राइट कि वो अपना डिफेंस काउंसिल भी यूज कर सकते हैं, और उसके खिलाफ पनिशमेंट अगर मिलती है तो वो ही कैन अपील टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और चीफ ऑफ आर्मी, और दैट इज टू बी डन विद इन 40 डेज ऑफ अनाउंसिंग द पनिशमेंट। और इसके बाद चीफ के पास ये पावर होती है कि वो उसको सेट असाइड भी कर सकते हैं, इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं। सही है। और ब्रिगेडियर साहब, ये जो सारी कार्रवाई हो रही है ये जनरल फैज़ हमीद की पोस्ट रिटायरमेंट एक्टिविटीज की वजह से हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह है। इसके दौरान में अभी ये तो देखें चीजें बात तो इस प्रोसीडिंग के दरमियान से पता चलेंगे, लेकिन ये है कि बज़ाहिर इनकी इन्वॉल्वमेंट
हो सकता है कि वाइल सर्विंग इस दौरान में भी कोई इसका लिंक एस्टेब्लिश हो रहा होगा। सही है। अब कानूनी तौर पर आपने बताया कि उनको तमाम सहूलियात, इस प्रेस रिलीज में भी लिखा है कि उनको जो तमाम कानूनी राइट्स हैं, लीगल राइट्स, वो एज पर द लॉ वो उनको मुयस्सर हैं। आप इसको कानूनी तौर पर कैसे देख रहे हैं रियासत साहब कि ये ज़ाहिर है एक आर्मी एक्ट के तहत ये सारी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं और इसमें अब जो इमरान खान साहब हैं उनके हवाले से भी, यानी ज़ाहिर है ये इन्वॉल्वमेंट तो उनकी भी है, PTI की भी है, तो क्या चीज़ें आप आइंदा दिनों में होते हुए देखते हैं? देखिए असद भाई, लॉ की बात अगर आप करें तो ट्रायल का जो तरीक़ेकार है ना वो CRPC के अंडर ही होना है और कानून शहादत भी अप्लाई करना है। ठीक है। और चूंकि जब कोई भी किसी के खिलाफ कोई चार्ज आता है तो उसकी एक रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की जाती है जो ज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 173 के तहत दाखिल की जाती है। उसके अंदर लिस्ट ऑफ विटनेस भी दी जाती है। अब चूंकि वो चलान हमारे पास नहीं है, हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। ठीक है। लेकिन जैसे फर्दे जुर्म से फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से ये आपने जो अभी पढ़ा है उसके हवाले से अब देखा जाएगा कि क्या एविडेंस है प्रोसिक्यूशन के पास, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कलेक्शन ऑफ एविडेंस, व्हाट एविडेंस हैज बीन कलेक्टेड अगेंस्ट द एक्यूज्ड। अब उस एविडेंस को देखना है कि गवाह कितने हैं, कैसे उसको प्रोसीड होता है, फिर मुलजम का हक है उसको उसके चॉइस का वकील भी देना, डिफेंस भी देना, और फिर उसका उस कोर्ट के अंदर जब ट्रायल होगा तो जैसे ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे उसके बाद उसके अंदर जो सेक्शन 133 है, अगर आप उसको पढ़े ना, आर्मी एक्ट 1952, तो उसके अंदर जो किसी दूसरी कोर्ट है उसकी जुरिस्डिक्शन ऊस्ट कर दी गई है, बार कर दी गई। आप किसी भी ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को, आर्मी की जो कोर्ट है उसके कोई भी फैसले को अपील, रिव्यू, रिवीजन में आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। ये तो आ गई वहां तक बात। लेकिन जब उसका फाइनल फैसला आता है उसमें तरीकेकार ये कि प्रोसिक्यूशन की एविडेंस आएगी, उस पर डिफेंस काउंसिल क्रॉस एग्जामिन करेंगे और फिर उसके बाद मुलजम की एविडेंस होगी। उसके दो तरीकेकार होते हैं, एक ये होता है कि 340 का बयान होता है और एक 342 का बयान होता है। 342 का बयान जो होता है वो बगैर ओथ के होता है। मुलजम कहता है कि जी मैं बेगुनाह हूं, मुझे गलत इसमें बदनीति से मुलव्वस किया गया। लेकिन 340 का अगर स्टेटमेंट होता है तो वो ओथ पे होता है मुलजम का। फिर जो प्रोसिक्यूशन होती है वो उस पर जरा भी कर सकती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये सारी प्रोसीडिंग हो जाएंगी उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट होते हैं और कोर्ट फैसला देती है। जब फैसला आ जाएगा तो विद इन 40 डेज, जिसमें कि सेक्शन 133 आर्मी एक्ट 1952 का सब आर्टिकल बी जो है उसके अंदर प्रोवाइडेड है कि विद इन 40 डेज उसकी अपील होगी और वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास होगी। तो यहाँ का ट्रायल का, अपील का प्रोसीजर खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर एक काम ये होता है कि व्हेन देयर इज नो रेमेडी देयर इज अ रिट, तो फिर उस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। जो एपेलेट कोर्ट का फैसला होगा उसके अंदर फिर बहुत नैरो स्कोप होता है। जो ट्रायल होता है, अपील होती है ना, ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपील, उसमें सारा केस री ओपन होता है। लेकिन जब आप रिट में जाते हैं तो वहां पे क्वेश्चन ऑफ लॉ देखा जाता है कि क्या इज देयर एनी वायलेशन ऑफ लॉ इन द जजमेंट ऑफ द एपेलेट कोर्ट और द ट्रायल कोर्ट। सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ को हाई कोर्ट कंसीडर करते हुए फैसले को सेट साइड भी कर सकती है, वट एवर वो उसके डोमेन में आता है। तो उसके बाद मेरी जो जाती राय है कि जो रिपोर्ट 173 की है, जैसे अभी आप कह रहे थे ना कि इसमें और भी आएंगे, फलां भी आएंगे, ये भी आएंगे, कंप्लीट एज पर CRPC वो रिपोर्ट आर्मी कोर्ट में दाखिल हो गई है। और उसमें 1 साल के अंदर जितने भी इंसिडेंट हुए हों उस मुलजम ने किए हुए, मुख्तलिफ औकात में किए होंगे, तो उनकी जो फर्दे जुर्म है, जो चार्ज है, वो एक ही फ्रेम होगा, एक ही केस के अंदर होगा। उसके अलग अलग केसेस या अलग अलग जितने भी इंसिडेंट्स हो सकते, बिल्कुल एक ही ट्रायल के अंदर उनको सही है। जैसे कि इसमें शामिल किया गया है कि ये मई 2022 और नवंबर 2022 के मौके पर होने वाले एहतजाज, और 9 मई का मेंशन नहीं किया गया, लेकिन 9 मई भी ऑब्वियसली इसमें वो शामिल है। ब्रिगेडियर साहब, अब ये तो कंफर्म है कि अगर चार्जशीट फ्रेम की गई है
तो एक काफ़ी शवाहिद मौजूद होंगे जिसकी बुनियाद पर यह चार्जशीट फ्रेम की गई है। यानी ये तो मुमकिन नहीं है कि शवाहिद मौजूद ना हो या अभी शवाहिद का आना बाकी हो और चार्जशीट फ्रेम हो गई और बाकी चीज़ें ट्रायल में आगे चल के सामने आए। आप इसका प्रोसीजर क्या होता है? देखें जी, पहले तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है फौज में, एक जो तरीका है, और उसमें भी अक्यूज से भी बात होती है, जिसमें जो लोग इन्वॉल्व उनसे भी बयान लिया जाता है, क्रॉस क्वेश्चंस बन होते हैं, कंक्लूजन्स होते हैं, फाइंडिंग्स होती हैं और उसमें रिकमेंडेशंस होती हैं। और उसको बेस करके जब उसको फॉर्मल एक कानूनी शक्ल देनी हो तो समरी ऑफ एविडेंस के लिए जाते हैं। और इस केस में जो पहला स्टेप जो था, जो कंक्लूड हुआ है विद चार्जशीट जब फाइनल हुए हैं, वो समरी ऑफ एविडेंस है, जो जिस तरह मैंने कहा कि ओथ पे लिया जाता है, अक्यूज भी ओथ लेता है, बाकी भी लेते हैं, और अक्यूज के पास राइट है कि वो क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है। और इसके बाद फिर वो चार्जशीट बनती है, चार्जेस बनते हैं, उनको बताया जाता है और फाइनली एक कॉपी उनको सर्व की जाती है कि ये आपको वो है। तो देखें, सिस्टम तो फौज में बड़ा ट्रांसपेरेंट है एज फार एज दी लॉ एंड जो जब बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, मिलिट्री लॉ की बात करते हैं, वायलेशन ऑफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात करते हैं, मैनुअल ऑफ मिलिट्री लॉ की बात करते हैं, आर्मी डिफेंस जो आर्मी इंस्ट्रक्शंस हैं, रूल्स हैं, और इवन जो फॉर्मेशंस के इंस्ट्रक्शंस हैं, जीएसक्यू के इंस्ट्रक्शंस हैं, आप उनको फॉलो नहीं करते हैं, दैट इज अगेन वायलेशन ऑफ गुड ऑर्डर एंड मिलिट्री डिसिप्लिन की बात आती है। तो मेरा ख्याल में सिस्टम है। और पीछे भी हमने पास में देखे, अगर आपको रिकॉल करें 9 मई के वाकयात में जब लाहौर में जब इंसिडेंट हुआ था, तो देखें एक सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल, 3 सर्विंग मेजर जनरल्स, 7 ब्रिगेडियर्स, दे वर डिसमिस फ्रॉम दिस सर्विस क्योंकि दे फेल टू प्रिवेंट जो वाकयात जो रुनुमा हुए थे। तो माफी तो खैर इसमें कोई नहीं है, लेकिन सबूत के साथ, एविडेंस के साथ और एक बाज़ाब्ता एक तरीका है, उसको फॉलो किया जाता है। सही है। मगर ब्रिगेड साहब, इसमें अब जो मेरा बुनियादी सवाल था वो ये कि ये जो सारे एहतजाज का जिक्र हो रहा है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का जिक्र हो रहा है, ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एक फोरम के साथ रिलेट कर रही हैं ना, वो एक पार्टी के साथ, यानी वो है पीटीआई। आपके ख्याल में इस आज के इस ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, इसका इम्पैक्ट इस पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर हो सकता है, पीटीआई के ऊपर हो सकता है, और वो क्या हो सकता है? देखें, इसमें तो लिंक तो अभी एस्टेब्लिश हुआ होगा और फर्दर मजीद जब इसमें जब प्रोसीडिंग्स होंगी, जब बहस होगा डिफेंस और प्रोसिक्यूशन का, तो उसमें भी चीजें वाज़ेह तौर पे आ जाएंगी। देखें कि ऑलरेडी जो केस है, जो 9 मई के वाकयात के केस हैं, वो तो लोग अभी तक जेलों में पड़े हुए, डिसीजन तो हो नहीं सका। अब हम केस गया हुआ है स्पेशल जो आईनी बेंच के सामने है, अब डिसीजन होगा। तो देखें, इसमें एक लिंक तो यकीनन बनता है, एक सिविलियन लिंक भी इसमें है और जो आर्मी का एक लिंक बनता था उसमें भी लिंक एस्टेब्लिश होना है। तो मेरा ख्याल में ये सब्सिक्वेंट ये सारी चीजें ये एस्टेब्लिश होंगे और ये मंजर आम पे आएंगे, इसमें तो फौज कोई चीज हाइड नहीं करेगी। बिल्कुल सही है। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई के रहनुमा हैं। पंजोता साहब, बहुत शुक्रिया। आज की डेवलपमेंट आपके इल्म में आ चुकी है और बहुत सारे तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि पीटीआई की मुश्किलात को ये बढ़ा सकता है, और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि इमरान खान साहब को भी, और फैसल वाडा साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अगर फैज़ हमीद साहब का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो रहा है और उसी तरह के चार्जेस इमरान खान पर भी हैं, तो उनका भी ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है और उनके ख्याल में होना चाहिए। तो आप पीटीआई के हवाले से क्या देख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो साबित हो गई कि जो एहतजाज हुए हैं उसमें पीटीआई मुआवनत सीख करती रही है जनरल फैज़ हमीद की। देखिए, बहुत शुक्रिया असद भाई, आपने मौका दिया। मैं खान साहब का मौक़िफ़ आपको दे देता हूँ। इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कहा कि मैं किसी सूरत भी मिलिट्री ट्रायल से नहीं घबराता। फैज़ से वो तफ्तीश कर रहे हैं, तफ्तीश करें, कोई हमारा कसूर नहीं है, कोई हमारी किसी तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और देखें, फैज़ हो या कोई हो, किसी भी इदारे का कोई अफसर हो या किसी आम सिविलियन किसी जगह पर कोई ट्रायल हो रहा हो, इन्वेस्टिगेशन हो रही हो, इंक्वायरी हो रही हो, फेयर ट्रायल का हर एक को मौका होता है। चार्जशीट आज हमने सुनी, वो चार्जशीट मेरा ख्याल में सारी आ जाती कि कौन से सबूत हैं, कौम तक आ जाना चाहिए, क्योंकि ये कौमी मामला है, कोई सीक्रेट ऐसा मामला तो नहीं था जिसमें कोई सीक्रेट ऐसी कोड्स थे जो यहाँ पर नहीं बताए जा सकते थे। ये तो एक किस्म का आप कह रहे हैं कि इस बंदे ने जनाब इस तरह से पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट की है, अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया है। हम तो कहते हैं कि फेयर ट्रायल, जितने कैदी भी इस वक्त हैं 86 हैं, उनको भी नहीं दिया गया। 2 दिन के अंदर आपने उनको सजा देने के लिए अपने पूरा फैसला लिख लिया है। अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की एंडोर्समेंट जरूरी है, उसके बाद सजा सुना दी जाएगी। तो 1 साल पूरा रखने के बाद अगर ये डिसाइड हो कि सिविलियन ट्रायल नहीं हो सकता, तो वो उस पूरे 1 साल का या 2 साल रखना, उसकी जो गिरफ्तारी है या उसका जो कैद है, उसका अजाला कैसे हो सकता है? ये तो जिससे जमाल बंदोखेल ने भी कल अपने
समाज के अंदर ये बात की कि अगर एक दिन भी आप कैद में रखते हैं तो उसका बेगुनाह रखते हैं तो उसका अजाला नहीं किया जा सकता। तो अजाला कौन करेगा? ये पाकिस्तान की अवाम में आप यहाँ पर ऐसे करते थे। हम कहीं ऐसी दुनिया ऐसे दौर में रहते हैं जहां पर ना मीडिया है, ना आवाम को नजर आता है, ना कोई चीज है, तो ऐसा नहीं है मुमकिन। 1 घंटा 1.5 घंटा मैंने देखा कि एक मुसलसल खबर चलती रही, और कल उलमाए कराम ने भी जो प्रेस टॉक की वो भी 2 घंटे चलती रही। रियासत साहब, अभी जो पंजोदा साहब बात कर रहे थे उनकी गुफ्तगू के नतीजे में मैं ये सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं कि क्या इस वक्त बानी पीटीआई इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के रास्ते में कोई कानूनी रुकावट मौजूद है? देखिए असद भाई, ये आप प्रिजम्पशन पे बात कर रहे हैं। सबसे पहला मेरा ये है कि अभी पता नहीं होता है नहीं होता, चलान आता है उनके खिलाफ नहीं आता, तो प्रिजम्पशन के ऊपर तो मैं बात नहीं कर सकता। अगर नहीं देखे ना, ये प्रेपोजिशन है ना, लॉ की बात है, बहुत बड़ा आपका एक क्वेश्चन है। लेकिन सिविलियन के हवाले से मैं आपको एक बात अर्ज कर सकता हूं कि उसमें तो पीएलडी सुप्रीम कोर्ट 2024 है, जिसके अंदर जवाद एस ख्वाजा साहब पिटिशनर थे, जिन्होंने आर्मी एक्ट 1952 का सब सेक्शन 21D को चैलेंज किया था कि ये अल्ट्रा वायरस है, इट इज रिपग्नेंट टू द प्रोविजन एंड आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973. इट वाज होल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दैट दिस सेक्शन इज अल्ट्रा वायरस रिगार्डिंग द trial of the civilian in the army code. So that judgment is now pending before the Supreme Court, and the operation of that order is suspended now. अब दूसरी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें होल्ड किया है कि जितने भी वहां पे सिविलियन के ट्रायल चल रहे हैं वहां पे उनकी जजमेंट प्रोनाउंस ना की जाए। अब सवाल 2 आपके पास, एक तो आज आपका क्लियर हो गया कि फैज हमीद पे फर्द जुर्म लग गई, यानी उनकी हद तक रिपोर्ट आ गई, चलान आ गया, ट्रायल शुरू हो गया, चार्ज फ्रेम हो गया। अभी बाकी चीजें मैं उस पर कॉमेंट इसलिए नहीं करता कि किसी का मेरे ओपिनियन से केस प्रिजुडिस हो जाए, पता नहीं केस होता है नहीं होता, मैं क्यों राय दूं जब कोई चीज मेरे सामने है ही नहीं है। तो वो देखा जाएगा। मैंने दोनों बातों के आपके सवाल का जवाब दे दिया, फैज हमीद के सवाल का भी दे दिया है और सिविलियन के हवाले से, लेकिन मैं किसी का स्पेसिफिकली नाम लेके विकास वो तो अभी हमें पता ही नहीं है कि उनका मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं होगा ना, ये चीजें। लेकिन वो हम तो कह रहे हैं कि अगर चूंकि बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं, इंक्लूडिंग फैसल वाडा जिनको मैं कोट कर रहा था, फैसल वाडा ने कहा कि उनका ये होना चाहिए। अब कुछ हलकों ने तो मुतालबा शुरू कर दिया। अजम्पशन नहीं करता, आप इन्फ्रेंस ड्रॉ कर लें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जजमेंट आ गई जवाद एस ख्वाजा साहब से, उससे आप अपना मैटर समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है या नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें एक चीज ब्रिगेडियर साहब, कुछ लोगों का यह ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बतौर जमात पाबंदी का केस भी बिल्ट हो सकता है। इस जो कोर्ट मार्शल आइंदा चंद दिन में शायद मुकम्मल हो जाए, तो इसके नतीजे में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का भी एक केस हुकूमत के पास आ जाएगा। आपके ख्याल में ये केस ऐसी बुनियाद फराहम करता है कि सियासी जमात पर पाबंदी की तरफ हुकूमत इनिशिएट कर सके? देखें, मुझे तो इसका लीगल इम्प्लीकेशंस का पता नहीं है। मैं तो इसी पे कमेंट कर सकता हूँ कि ये अभी डिपेंड करता है कि कानूनी तौर पे गवर्नमेंट इस पे क्या स्टैंड लेती। बिल्कुल सही है। तो सर, ये कोर्ट मार्शल की कार्रवाई कितने अरसे में मुकम्मल हो सकती है आपके ख्याल में? अगर आज चार्ज फ्रेम हो गया है, कितना अरसा और लग सकता है? So it will be decided within months. मतलब ये अनलाइक सिविल वाले कोर्ट्स का मसला नहीं होगा जिसमें बहुत लंबे अरसे तक कैसे लटकाए जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली इसमें डिसीजंस में बहुत लेट होते हैं। लेकिन यहाँ पे हो सकता है 2 महीने के अंदर अंदर फैसला हो जाए और इसमें तो कोई नहीं, क्योंकि ऑलरेडी देखे स्क्वाड वाले जो भी है इन्वेस्टिगेशन सवरी ऑफ एविडेंस वगैरह काम हो चुका है, तो अभी बहस होनी है जिस तरह काम कोर्ट में होती है, तो मेरे ख्याल में इसमें टाइम नहीं लगेगा। आपके ख्याल में ब्रिगेडियर साहब ये मुमकिन है कि तमाम शवाहिद इकट्ठे किए बगैर और पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट किए बगैर चार्ज फ्रेम हो गया हो? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, कभी मुमकिन ही नहीं है। देखें, फौज में सिस्टम है तो कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, और फौज में पूरा देखें डिपार्टमेंट है, जेक ब्रांच है, और फिर हर फॉर्मेशन में भी लोग बैठे होते हैं और कानून को फॉलो किया जाता है, और उसके वायलेशन देखें ना कानून के मुताबिक ही सजा दी जाती हैं। और जिस तरीके से जो पास्ट में जितने सीनियर ऑफिसर्स फौज से फारिग हुए हैं वो कानून के मुताबिक हुए हैं। सो कानून जहाँ पे आपको कानून जो आपको के मुताबिक जो भी डिसीजंस होते हैं वो आइन के मुताबिक होते हैं, डिसीजन होते हैं तो कानून के मुताबिक होते हैं, तो उसमें वायलेशन कोई नहीं होती और चीजें फौज में सिस्टम जो भी है ट्रांसपेरेंट है। पंजोदा साहब, आपकी जो अभी कुछ अरसे से डिमांड रही है
कि बानी पीटे इमरान खान को रिहा किया जाए और सिविलियंस को, जितने भी लोग जिनका जो अंडर ट्रायल हैं उनको जो है वो रिहा कर दिया जाए। ये आज की डेवलपमेंट के बाद आपका ये मुतालबा, इसको धचका नहीं लगेगा आपके ख्याल में? अभी थोड़ा मुश्किल नहीं हो गया आपके इस मुतालबे पर अमल दरामद होना? देखिए, बात यह है ना कि कोई भी जमात है ना, तो वो अपनी स्ट्रगल जो है वो पॉलिटिकली अंदाज से जारी रखती है, पुरअमन रह के। हम तो अपनी स्ट्रगल जो है वो जारी रखेंगे और पुरअमन हमेशा हमारा नारा है और पुरअमन ही आप देखेंगे। हम अदालतों से भी हमने रजू किया हुआ है, हम एहतजाज वाला भी हमारे पास ऑप्शन है। हमारे पास जो खान साहब ने एक डिमांड की है कि अगर हमारे मुतालबात ना पूरे की गए तो हम जाएंगे सिविल नाफरमानी की तहरीक की तरफ। हमारी तरफ से जो मौक़िफ़ है बड़ा क्लियर है और हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात यह है कि मैंने पहले भी गुजारिश की, तरीके से आप ये समझती है पंजोता साहब? जी 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 कहिए। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये कह देना, खान साहब के हवाले से ये कह देना कि कोई इन्वॉल्वमेंट या तफ्तीश जारी है, तो तफ्तीश बिल्कुल ओपन की जाए। क्या उसमें चीज है? जब आपको पता हो कि मैंने चोरी नहीं की तो फिर आपका दिल साफ होता है। हम तो कहते हैं बिल्कुल ओपन हर चीज होनी चाहिए और उससे पहले ये तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक सवाल पैदा होगा ना पंजोता साहब कि अगर आप कहते हैं कि अगर फैज हमीद साहब के साथ कोई ताल्लुक पीटीआई का नहीं रहा इन एहतजाजों के लिए, तो फिर आपके ख्याल में ये कैसे मुमकिन है कि इतना बड़ा इदारा, पाकिस्तान की फौज, अपने इतने बड़े अफसर के खिलाफ इन इल्जामात के तहत कार्रवाई करे? क्या वो कर सकती है? देखिए, मैं ये समझता हूं कि सिर्फ कार्रवाई जो है वो फैज साहब के हवाले से अगर आप कर रहे हैं और उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है तो, और अगर किसी का एक का करके और आपने उसको जोड़ना है कि इमरान खान साहब ने ये कहा था जनाब के देखें जी फैज एक एसेट थे और उसको ज़ाया किया गया। एसेट की उन्होंने बात उस टाइम की थी, इस सूरत हाल के अंदर की थी, क्योंकि उस वक्त जो अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने रोल अदा किया था, अमन कायम हो गया था, हमारे ऊपर ड्रोन बंद हो गए थे, वहां से जो दहशतगर्दी और तालिबान और उस चीज को कंट्रोल किया गया था, उस सिनेरियो के अंदर बात की थी। और मुल्की इंटरेस्ट के अंदर अगर कोई एक ऑफिसर किसी माज के ऊपर ठीक काम करता है तो जरूर मुल्क का सरबराह जो है उसे सराहता है, और इमरान खान ने हमेशा इस बात को सराहा। सही है रैसा साहब, एक तो मैं आपने थोड़ी सी बात पहले भी की है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़रा इसको एक्सप्लेन कर दें ज़रा सादा अल्फाज में कि एक ऑफिसर जिसका कोर्ट मार्शल हो जाए, उसके बाद कोर्ट मार्शल के बाद उसके पास कौन कौन सी रेमेडीज़ अवेलेबल होती हैं, और अगर कोई सिविलियन का कोर्ट मार्शल हो या सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट से सजा दे दी जाए, उसके पास कौन कौन सी रेमेडीज़ अवेलेबल होती हैं? रेमेडीज़ तो वही हैं जो आर्मी कोर्ट एक्ट के तहत जिसका ट्रायल होगा, रेमेडीज उसके पास वही है। और वो कौन कौन सी? जो वो आर्मी ऑफिशियल के लिए है कि जी वो फर्स्ट अपील जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास जाएगी, पहली अपील है, उसके अलावा कोई अपील है ही नहीं है। हाँ। उसके बाद ये एक जर्नल लॉ है कि जैसे फैमिली कोर्ट एक्ट के अंदर एक अपील प्रोवाइडेड है। आप फैमिली कोर्ट में जाते हैं, फैसला हो गया, एक अपील आप कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट जज के पास, उसके बाद कोई अपील नहीं। लेकिन हम एक रिनाउंड मैक्सिम ऑफ लॉ है कि व्हेन देयर इज नो रेमेडी देयर इज अ रिट, यानी कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो आप रिट फाइल कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 199 जो हाई कोर्ट के अंदर फाइल होती है। उस फैसले को आप चैलेंज करते हैं और उस फैसले के अंदर सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ को कोर्ट डिस्कस करती है। फैक्चुअल कंट्रोवर्सी में कोर्ट नहीं जाती रिट ज्यूरिसडिक्शन में, वहां पे एविडेंस को डिस्कस नहीं कर सकती हाई कोर्ट। वहां पे प्योरली रिलेटिंग टू क्वेश्चन ऑफ लॉ, होली सोली ओनली एक्सटेंड टू दैट वो कोर्ट जो है उसको कंसीडर करती है और उस फैसले का जायजा लेती है और डिसाइड करती है कि वाकया कोई ऐसी क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि इसमें कोई वायलेशन हुई है, किस एक्ट की हुई है, किस लॉ की हुई है, किस प्रोसीजर की वायलेशन हुई है, तो उस क्वेश्चन ऑफ लॉ पे उसका फैसला किया जाता है। अगर साबित होता है कि ट्रायल कोर्ट ने या अपीलेट कोर्ट ने कोई ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ है, यानी उन्होंने ज़ाब्ते को फॉलो नहीं किया, किसी लॉ को फॉलो नहीं किया, लिहाजा देयर इज अ चांस ऑफ मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, तो फिर कोर्ट उसको सेट असाइड कर सकती है, उसको रिमांड कर सकती है, वो फर्दर एविडेंस के लिए भेज सकती है। तो इट इज प्योरली कि आपके पास एक अपील, उसके पास आपके पास सिविलियन हो या आर्मी, जिसका आर्मी कोर्ट के अंदर ट्रायल हुआ है उसके पास सिर्फ एक अपील है और उसके बाद सिर्फ रिट ज्यूरिसडिक्शन में वो वहां पे जा सकता है और वहां का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अंडर आर्टिकल 185 उसको चैलेंज किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। अच्छा ब्रिगेड साहब, अब चूंकि इस प्रेस रिलीज में ये कहा गया है कि इनकी जो जनरल फैज हमीद की इन्वॉल्वमेंट है वो सिर्फ 9 मई 2023 के इंसिडेंट से ही
मुतालिक नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी कई एजिटेशंस ऐसी हुई और उससे पहले भी, अब जिसमें वो इन्वॉल्व रहे। अब हमारे जहन में जो चीज़ें आती हैं वो एक तो 25 मई आता है 2022 और 1 नवंबर 2022 जिस महीने में आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट भी होना थी, उसमें भी एक एहतजाज हुआ था। तो इस लिहाज से अगस्त 2024 में गिरफ्तारी होती है, तो एक सवाल जहन में ये आ सकता है कि ये थोड़ा सा देर से गिरफ्तारी हुई, या मालूमात तक रसाई देर से हुई, या एविडेंस इकट्ठा नहीं हो सके थे। यानी आप सवाल करने वाला ये कर सकता है कि फिर ये क्या मालूमात जो है वो देर से मिली हैं हमारे इदारों को कि जनाब फैज़ हमीद इन्वॉल्व हैं? नहीं, देखें, इन मालूमात देर से तो मिलती नहीं है, लेकिन हर चीज़ पे यकीनन जब इस तरह की बात होती है तो इंफॉर्मेशन, इंटेलिजेंस और ये चीज़ें कलेक्शन तो हो रही होती है, और एक मतलब तरीका जिसके मुताबिक फॉलो किया जाता है, और इसके मुताबिक देखें ना कि अगर वो कानूनी तौर पर अगर जाके वो चीज़ प्रूफ नहीं कर सकते हैं, जब आप किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो दैट्स वाई कानून के मुताबिक और उसको आइन के मुताबिक या पाकिस्तान आर्मी एक्ट जो है उसके मुताबिक जो रिक्वायरमेंट्स है उसको प्री रिक्विजिट्स को पूरा करना है, और इसमें पूरा एक जेक डिपार्टमेंट बैठा हुआ है। उन्होंने भी चीज़ें, हर चीज़ को उन्होंने स्क्रूटिनी उन्होंने करनी है, देखना है कि इसमें कहीं पे खामी है, क्या करना है। तो बहुत सारे लवाजमात हैं, उनको फॉलो किया जाता है। कोई हशप या तेजी के साथ किसी चीज को करने की वो, आप ये कह रहे हैं कि मुकम्मल इस पर जांच पड़ताल करके मुकम्मल तफसीलात हासिल करके फिर गिरफ्तारी की अमल में लाई जाती है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला है। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल सही है। तो पंजोता साहब, ये बताइए कि अब आज की इस डेवलपमेंट को क्या पीटीआई ने अपने किसी फोरम पर इसको डिस्कस किया है और ये जानने की कोशिश की है कि इसकी पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस उनके ऊपर हो सकती हैं, और अगर हो सकती हैं तो क्या हो सकती हैं? देखिए, ये मामला जो है, पहले भी मैं गुजारिश कर सकता हूँ असद भाई कि ये ज़ेर बहस आ चुका है। इस मामले के ऊपर खान साहब भी अपना रद्द-ए-अमल दे चुके हैं और पार्टी के अंदर इसमें तफसीली गुफ्तगू की जा चुकी है, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि तफ्तीश जारी है, उसकी एविडेंस लेकर आएंगे कि खान साहब को इस तरह से मनसूख किया जाता है, तो वो आए सामने। और उसके बाद भी अगर देखा जाए तो देखना है कि क्या सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है। तो जब आईना आपको इजाजत नहीं देता, जब आपके पास सिविलियन के लिए सिविलियन कोर्ट्स मौजूद हैं, तो सिविलियन के अंदर कोई ट्रायल अगर किसी का कोई बनता है कि उसने आकर कोई किया है तो वो वहां पर चल सकता है। और तीसरी बात ये है कि देखें, एहतजाज करना पाकिस्तान के अंदर जो है वो कहीं पर जुर्म नहीं है। एक पार्टी जो कि आपके मुखालिफ है, मिसाल के तौर पर अगर मैं देखूं तो PMLN, अगर मैं ही किसी बंदे का मर्डर करता हूं और मुझसे सवाल किया जाए कि आपने मर्डर किया है, तो मैं ये कहूंगा कि नहीं, मैंने तो नहीं किया। आपके भाई ने किया है, मैं कहूंगा नहीं, मेरे भाई ने भी नहीं किया। तो इस वक्त सूरत हाल ये कि हुकूमत जो है एक तरफ गोलियां चलाती है, उसके अंदर पूरी सहूलतकारी करती है, एक प्रेस टॉक मुख्तलिफ वज़रा की मौजूद है, उससे पहले मौजूद है, बाद में मौजूद है, ऑपरेशन होता है, तो उसके ऊपर उनसे सवाल किया जाएगा कि आपकी क्या इन्वॉल्वमेंट है, तो वो यही कहेंगे कि नहीं, हमारी तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इसी तरीके से उनके पास सिर्फ एक जवाब बना हुआ है, इस वक्त एक बचा हुआ है, वो यही है कि 9 मई के अंदर आकर वो खुद की सियासी जो प्रोटेक्शन है वो ले सकें। तमाम वज़रा की मैं स्टेटमेंट देख रहा था, मुख्तलिफ उनके स्पोक पर्सन्स की भी देख रहा था। जिस वक्त जो ही ये 1 घंटा पूरी बहस चलती रही है, मीडिया के ऊपर ये टिकर चलते रहे, साथ साथ प्रोग्राम्स के अंदर मुख्तलिफ लोग आते रहे, तो उन्होंने इस चीज को इमरान खान साहब के साथ मनसूख किया है, PTI के साथ मनसूख किया है, जो कि उनका बेसिकली अपनी कुर्सी बचाने के लिए उनका सिर्फ एक ही ये मौक़िफ़ है जिसके जरिए वो समझते हैं कि वो खुद को सेव कर पाएंगे। लेकिन पाकिस्तान की अवाम जो है वो देखती है, वो सोच रखती है, वो आंख रखती है, वो कान रखती है, वो दिमाग रखती है। और उन्होंने 8 फरवरी को बताया, उन्होंने हमेशा एहतजाज करके बताया, वो पुरअमन तरीके से बता रहे हैं। और आप मुल्क को उस नहज पर ना लेकर जाएं जिस नहज पर मुल्क को नहीं जाना चाहिए। इस तरह की आप अगर जालिमाना रवैया अख्तियार करेंगे तो ये आपके सियासी मुस्तकबिल के लिए तो बिल्कुल नुकसानदेह है, लेकिन आप इससे मुल्क को नुकसान दे रहे हैं। इलेक्शन टाइम पर ना करवाना, आइन को डिरेल करना, 26वीं तरमीम को कर लेना। बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं कि ये मामला किस तरह से आगे बढ़ता है और उसके क्या असरात मुरतब होते हैं और तहरीक इंसाफ इस मामले को किस तरह से देखती है। बहुत शुक्रिया नईम हैदर पंजोता साहब, ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब, रियासत अली आज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने एक आज अखबारात में उनका कॉलम भी छपा है जिसमें वो एक कौमी हुकूमत का पूरा एक ढांचा पेश कर रहे हैं और वो क्या समझते हैं कि मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए इस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। ये कितना काबिल अमल है और कितना नहीं, इसी पर बात करेंगे फवाद चौधरी साहब के साथ। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया। आज सर आपका एक आर्टिकल भी छपा है और उसमें आपने एक नेशनल गवर्नमेंट का एक ढांचा प्रपोज किया है बहुत तफसील के साथ। उसमें चैलेंजेस क्या हैं, वो कैसे हो सकता है, मुमकिन क्या है और मुश्किलात क्या हैं। लेकिन सर आज दोपहर में जो डेवलपमेंट हुई है, जिसमें एक प्रेस रिलीज ISPR की तरफ से आई है, क्या आपके ख्याल में अब भी ये मुमकिन है जो आप तजवीज़ कर रहे हैं, क्या इस डेवलपमेंट के बाद भी काबिल अमल दिखाई देता है आपको? देखिए सर, दो ही चीजें हैं ना। एक चीज पहली तो जाहिर है कि बड़ी आपने फैसला करना है कि आपने पाकिस्तान की सियासत में जो एक मंजधार में है, इसको मजीद आगे लेके जाना है या हम कुछ नॉर्मलाइजेशन भी करना चाहते हैं। तो ये फैसला जाहिर है मैं और आप तो नहीं कर सकते, ये तो जिन्होंने करना है फैसला हुकूमत में जो लोग शामिल हैं उन्होंने देखना है। और अगर इसको जो है वो इसकी अभी तक जो प्रेस रिलीज है जाहिर है वो दो हिस्सों पे है। एक तो है कि जी हमने ये जो वो टॉप सिटी वगैरह के जो मामला थे उनमें हमने तहकीकात करनी है और वो हम उस पर कोर्ट मार्शल कर रहे हैं, और दूसरे पे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अगर उसमें PTI या इमरान खान को शामिल किया जाता है तो इसका मतलब है कि तलखियां और बढ़ेंगी। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स मजीद जो है वो गंभीर होगी। और अगर आप समझते हैं कि चीज़ें जो हैं वो बेहतर करनी है और हमने नॉर्मलाइज करनी है, तो फिर उसका तरीका यही है कि हम एक दूसरे को कुछ स्पेस दें, चीज़ें जो हैं वो उनको कोई टेम्परेचर नीचे लाने की कोशिश करें और चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। लेकिन ये फैसला तो जाहिर है कि ये तो अरबाब इख्तियार का है। नहीं, मगर जो आप कह रहे हैं कि फैसला करना है अरबाब इख्तियार ने कि क्या होना है और किस तरह से, लेकिन आपके ख्याल में सर ये फैसला हो नहीं चुका? मतलब आज तो चीज़ें ऐसे लग रहा है कि सिस्टम के यहाँ इमरान खान की एक्सेप्टेंस नहीं है। देखिए वो तो 2 साल से ही नहीं है ना सर, उसमें तो कोई नई बात नहीं है। चलिए फवाद साहब, मगर अभी आपको लग रहा है कि जैसे अगर कोर्ट मार्शल हो रहा है फैज़ हमीद साहब का, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सख्तियां अब इमरान खान की तरफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ बढ़ेंगी, जमात पर पाबंदी समेत मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर आएंगे। तो तहरीक इंसाफ पर आने वाले दिनों में आप मजीद सख्तियां देख रहे हैं? देखिए सर, बात यह कि मतलब ये भी मुझे हैरान कुन बात होती है कि पाबंदी क्या अभी PTI एग्जिस्ट करती है? आंसर इज नो। आपने जो PTI का काडर था वो तो 2 साल पहले ही आपने खत्म कर दिया ना। उसके बाद अब तो इमरान खान है, अब पार्टी तो ऐसा चुस्ता इमरान खान है और लोग हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मजीद सख्तियां या ये जो आप बात कर रहे हैं कि और स्पेस नहीं बढ़ेगी, तो इससे क्या असल तो देखने की बात यह है कि क्या पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो नॉर्मल होगी या ये और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। नाउ माय प्रॉब्लम इज दैट जब भी आप और ज्यादा करेंगे तो इससे और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो तो इमरान खान के साथ खड़े हैं और इस वक्त जो डिलीवरी है गवर्नमेंट की वो है नहीं। या तो हो ना कि शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने वो पॉलिटिकल गैप फिल कर दिया हो जो कि PTI को दबाने से क्रिएट हुआ था, वो गैप तो और बड़ा हो गया है। सही है कि अभी तक जो है वो इस PTI को गिराने के चक्कर में पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने अपनी पॉलिटिक्स ही खत्म कर ली है। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम ही बिठा दिया गया है कि इमरान खान को उसका कोई फायदा ना हो जाए। पाकिस्तान का इंतजामी निज़ाम बिठा दिया गया है। सो ये तो एक पाकिस्तान तो एक बहुत बड़े चैलेंज में है कि जहां पे यही नहीं समझ आ रही कि आखिर हमने पाकिस्तान के इन इदारों को खड़ा दोबारा कैसे करना है, और अगर आप इसको मजीद बढ़ाना चाहते हैं तो मजीद बढ़ा दें, क्या फर्क पड़ेगा। फवाद साहब, आपने जो कौमी हुकूमत का एक स्ट्रक्चर ढांचा एक प्रपोज किया, उसमें आपने कहा कि 1 साल के लिए कौमी हुकूमत बनाई जाए, 9 महीने के बाद फिर इंतखाबात की तारीख दी जाए और 12वें महीने में इक़्तिदार मुंतकिल कर दिया जाए। ये 1 साल का फिगर आपने कैसे सोचा? ये 6 महीने भी हो सकते थे, कोई 1.5 साल भी हो सकता था, 1 साल आप क्यों समझते हैं ज़रूरी है? देखिए मेरे ख्याल में जो टेम्परेचर नीचे लाने के लिए ना कोई तकरीबन आपको 9-10 महीने का वक्त चाहिए। खुद इमरान खान भी अगर बाहर आते हैं तो उन्हें भी पार्टी को दोबारा खड़ा करने के लिए कुछ वक्त चाहिए होगा। और ये जो मौजूदा सिचुएशन है उसमें खतरा तो यही है ना, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को यही खतरा है कि जी इमरान खान आ जाएंगे तो वो हमारे साथ वही करेंगे जो हमने 2 साल इनके साथ किया। आपने उनको स्पेस भी देनी है, उनका ये जो डर है या ये जो एक वहम है इसको भी दूर करने के लिए PTI को एफर्ट करनी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि आपको
ये जो माहौल है उसके अंदर जितनी गर्मा गर्मी है उसको नीचे लाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, जिसके लिए मेरे ख्याल में कम से कम आपको 1 साल का अरसा दरकार है, ताकि सारे जो प्लेयर्स हैं वो गेम रूल्स में वापस आए। आपने तो गेम को रूल्स में लाना है ना, इस वक्त तो रूल्स में नहीं है गेम और एक फाउल प्ले हो रहा है। सही है। तो फवाद साहब, ये आपके तजवीज़ करदा ढांचे में सूबाई हुकूमतें बरकरार रहेंगी, आपके ख्याल में ये काबिल कबूल होगा, खासतौर पर तहरीक इंसाफ को, कि वो पंजाब की हुकूमत चलते रहने दें, क्योंकि उनका जो तजर्बा था इलेक्शन से पहले, एक जो अबूरी हुकूमत थी उसका निगरान हुकूमत, उसका तजर्बा कोई ज़्यादा अच्छा नहीं रहा, बल्कि उस पर काफ़ी तल्ख यादें हैं पीटीआई की। आपके ख्याल में उनके लिए काबिल कबूल होगा? लेकिन वो तो इस वास्ते नहीं ना रहा कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उस सूबाई हुकूमत के पुष्टपनाही कर रही थी इस सारे जुल्म और जबर में। अगर वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमत के को ये इजाजत ना दे कि वो आइन से बाहर जाने की, तो फिर सूबाई हुकूमत जो है वो बाहर नहीं जा सकती है। अभी हम केपी की हुकूमत आप देख लेना कितनी वो जो है वो चैलेंज क्रिएट कर पा रही है वफाक के लिए या अपोजिशन पार्टीज के लिए। सो ये जो एक इसलिए उसको रखना जरूरी इसलिए है कि आखिर नवाज शरीफ साहब जो है, अगर आप उनको ये कहें कि आप अपनी हुकूमत जो है उसको सेक्रीफाइस करें, तो उनको भी तो कोई आपने भेंट देनी है ना, कि उनको क्या लालच होगा। तो ठीक है, उनकी एक सूबे में हुकूमत उनकी हो जाए, एक में केपी में पीटीआई की है, सिंध में पीपल्स पार्टी की है। सो बड़ी पार्टीज जो हैं उनको एक अकोमोडेशन भी मिल जाती है और वफाक में हम एक इकट्ठा जो है वो आगे चला लें। लेकिन सर, जो चीज़ें आप बता रहे हैं इसमें तो पीएमएलएन जो कि इस वक्त हुकूमत में बैठी है उनका सरासर खसारा है। यानी या तो वो इमरान खान को बाहर आने दे, और राना सनाउल्लाह तो कह चुके हैं अगर ये बाहर आएंगे तो हम अंदर चले जाएंगे, तो ये वो उनकी हुकूमत भी जाएगी। उन्हें ये भी पता है कि, और आप भी कह रहे हैं कि दोबारा वो हुकूमत में इस तरह से तो आ नहीं सकते इलेक्शन के जरिए से, तो क्यों वो उनकी हुकूमत एक कानून साजी करेगी और वो रास्ता निकालेगी कि एक ऐसा रास्ता जिसमें इमरान खान बरसरे इक़्तिदार आ जाए? ये काबिल अमल नहीं लगता नून लीग के हवाले से? देखिए ना, नून लीग के हवाले से या तो फिर हुकूमत बहुत अच्छी चल रही है और फिर जरूरत नहीं है, तो फिर तो ज़ाहिर नहीं करें। लेकिन हुकूमत भी नहीं चल रही और आप जो है पॉलिटिक्स भी आपकी नहीं चल रही, तो फिर आप इसके हाल यही है ना कि पंजाब में आपकी हुकूमत रहेगी, 1 साल आपको मिलेगा, उसमें इमरान खान को एक स्पेस भी देनी पड़ेगी, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, तो उससे टेम्परेचर नीचे आ जाएंगे। तो इस माहौल में आप अपनी पॉलिटिक्स जो है उसको मेंड कर सकेंगे, उसको दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर सकेंगे। अगर ये तो फिर नहीं हो सकता ना, दूसरी सूरत में तो फिर आपने ऐसे ही जैसे पाकिस्तान चल रहा है, इसको हर रोज आपको वर्जन बढ़ानी पड़ेगी, पड़ेगा, तो आप कितनी देर चला लेंगे? तो ऑप्शन आपके पास ये है कि जैसे चल रहा है आपने इसी तरह इसको और बढ़ाना है या आपने नॉर्मलाइज करके चलाना है। तो 2 ही ऑप्शन है ना। आखिरी सवाल फवाद साहब, ये बताइए कि आपने जो भी कुछ भी प्रपोज किया है, क्या किसी सियासी या गैर सियासी फरीक की इसको हिमायत हासिल है? नहीं, मेरी तो कोई बात किसी से नहीं हुई। और जिस तरह आप ये कह रहे हैं कि नून लीग है या पीटीआई भी अभी तक तो टेक ऑल चाहती है ना, पीटीआई भी चाहती है सब कुछ हमें मिल जाए। और नून लीग हुकूमत में वो कह रहे हैं कि जी वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हमने तो खत्म कर लिया, तो हम क्यों कराएं। तो ये तो देखिए एक समझिए कि एक तालाब में एक पत्थर फेंकने वाली बात है कि शायद इसकी तरह और भी, ये तो एक तजवीज है, और भी तजवीज हो सकता है, चीजें आए। बार मेरी नजर में यही है कि हम एक दूसरे को स्पेस अगर दे सकें और टेम्परेचर नीचे ला सकें और पाकिस्तान को नॉर्मलाइज कर सकें, दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड। ठीक है, बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक थे, अपनी राय दे रहे थे, और वो समझते हैं कि टेम्परेचर को नीचे लाने की ज़रूरत है, और एक तरीक़ाकार उसका ये हो सकता है कि पार्लियामान ही एक फ़ैसला करे और 1 साल के लिए एक अबूरी हुकूमत बनाई जाए, नेशनल गवर्नमेंट बनाई जाए, और तमाम फरीक उस पर राज़ी हों। वो समझते हैं कि सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए ये ज़रूरी है। मगर आज की डेवलपमेंट के बाद क्या ये आसान है, या ये हो सकता है, या काबिल अमल है, इस पर बहरहाल ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क अभी भी बाकी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।